केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का पुस्तक विमोचन। लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। पुस्तक में पीएम मोदी के व्यक्तित्व व नेतृत्व पर चर्चा। आईएम की पासिंग आउट परेड इस बार होगी ऐतिहासिक। 13 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी सलामी। 94 साल में पहली बार महिला कैंडिडेट भी साथ करेगी कदम ताल। अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का एक्शन। ऋषिकेश, देहरादून और विकासनगर में कार्रवाई। कई भवनों पर चला बुलडोजर। अधिकारियों का कहना जारी रहेगा अभियान। उत्तराखंड के वीरों ने फतेह किया एवरेस्ट। मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में बना रिकॉर्ड। मात्र 20 दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का कहर। मैदानी इलाकों में पारा 40 के पार। कई जिलों में लू का असर। अगले 2 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर, हमारा देवभूमि कार्यक्रम। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क, आवास और जन सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 20 करोड़ 79 लाख रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं में मोटर मार्गों के निर्माण और सुधारीकरण, न्यायिक अधिकारियों के आवास, नागरिक सुरक्षा कार्यालय भवन व सार्वजनिक शौचालय निर्माण जैसे कई अहम प्रोजेक्ट शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में आधारभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर आवागमन और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो वहीं नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लोकार्पण समारोह में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस खास कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अनुभवों का उल्लेख किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पुस्तक का लोकार्पण किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व व नेतृत्व पर चर्चा हुई। वहीं अगली खबर, देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इस बार पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक बनने जा रही है। 13 जून को होने वाली इस परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी। 94 साल के लंबे इतिहास में पहली बार महिला कैडेट्स भी पुरुष कैडेट्स के साथ कदमताल करती नजर आएंगी, जिसे सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की यह परेड भारतीय सेना में समान अवसर और नई परंपरा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। युवराज सिंह चौहान, परेड इस समय विविध भारत की धुन पर मार्च कर रही है। Most of them have had their baptism by fire in the war. Approaching the saluting dash is carrying a red flag. This is the chief of the army, Chaudhary. तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूतों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर नया इतिहास रच दिया। देहरादून निवासी मेजर अखिलेश भट्ट के नेतृत्व में एनएसजी की 16 सदस्यीय टीम ने 23 मई 2026 को सुबह 3:26 पर एवरेस्ट फतह कर देश का मान बढ़ाया। खास बात यह रही कि टीम ने काठमांडू से मात्र 20 दिनों में शिखर तक पहुंचकर दुर्लभ रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड के कई वीर जवान इस मिशन का हिस्सा रहे। यह सफलता केवल एक पर्वतारोहण अभियान नहीं, बल्कि देवभूमि के साहस, अनुशासन और अदम्य जज्बे की मिसाल बन गई। तो वहीं चारधाम यात्रा में इस बार आस्था के साथ स्वच्छता का संकल्प भी साफ नजर आ रहा है। एक महीने में 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं।
यात्रा मार्गों पर श्रद्धालु स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वच्छता आह्वान पर असर भी देखने को मिल रहा है। यात्री न केवल खुद साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं बल्कि दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान चारधाम यात्रा को और अधिक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। इधर आने से क्या है, धार्मिक प्लेस है और ग्रीन है, तो मैं चाहता हूँ इधर कोई भी आ रहा है तो वो पॉल्यूशन ना करे। अगर कुछ भी उनका डिस्पोजल से कुछ भी निकल रहा है तो अपने साथ गाड़ी में कैरी करके रखे और प्रॉपर जगह पर उसको डस्टबिन को यूज करें, ना कि रोडों पे या कहीं पे भी करें। के लिए ये अपने आप को ये संतुलित ढंग से रखना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध जो है वो पूरे हर व्यक्ति के ये से जुड़ा है और पूरा जीवन उसी पर निर्भर है। इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे और यात्रा को सही ढंग से सबको जाने की और अपने आने की सुविधा को देखते हुए कार्य करे। यह मेरा लोगों के प्रति संदेश रहेगा और आराधना रहेगी, रिक्वेस्ट। तो वहीं अगली खबर, नैनीताल के चाइना पीक ट्रैकिंग रूट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां ट्रैकिंग के दौरान एक युवक गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बता दें कि मुरादाबाद निवासी 24 वर्षीय साजिद ट्रैकिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। एसडीआरएफ टीम ने दुर्गम रास्तों से पहुंचकर घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल नैनीताल भेजा। टीम की तत्परता और कुशल रेस्क्यू से युवक की जान बच गई। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के मनकुटिया क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां एक यात्री गहरी खाई में गिरकर घायल हो गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने कठिन और विषम परिस्थितियों में रोप रेस्क्यू तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए लगभग 40 मीटर गहरी खाई में फंसे यात्री तक पहुंच बनाई। फिलहाल घायल यात्री को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। देहरादून में दून पुलिस ने एक बार फिर जनता का भरोसा जीत लिया है। CEIR पोर्टल की मदद से खोए हुए 25 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मोबाइल ट्रेस कर सफल रिकवरी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान से कई लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। अपने खोए हुए फोन वापस पाकर लोगों ने दून पुलिस का आभार जताया और कार्यशैली की सराहना की। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां पे देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए MDDDA ने बड़ा अभियान चलाया। ऋषिकेश से लेकर देहरादून और विकास नगर तक कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई। बिना स्वीकृत मानचित्र और नियमों के खिलाफ बन रहे निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने अवैध भवनों को चिन्हित कर सील कर दिया। ऋषिकेश ने जहां कुछ निर्माण ध्वस्त किए गए, वहीं कई बहुमंजिला भवनों को भी सील किया गया। विकास नगर क्षेत्र में भी व्यावसायिक निर्माणों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। देहरादून समेत कई जिलों में लू का असर तेज हो गया है, जिसमें जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब गर्मी बढ़ने लगी है और चटक धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो गर्मी इतनी बढ़ गई, पहाड़ों में भी गर्मी हो रही है। अगले 2 दिन तक मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पार्सल डिलीवरी को लेकर हुआ विवाद हिंसक घटना में बदल गया, जहां डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला किया गया। पार्सल वापस ले जाने से इनकार करने पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत त्वरित कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर आरोपी सुमित लोधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया। 25 मई 2026 को थाना प्रेमनगर पर श्री नवीन कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये न्यू स्मिथ नगर में जब सुमित लोधी को कुछ सामान डिलीवर करने गए थे तो सामान गलत है और उसके रिटर्न को लेके इन दोनों में आपस में विवाद हो गया, जिस पर सुमित लोधी ने कमरे में जाकर एक धारदार हथियार लाया और इन पर जानलेवा हमला किया गया। धारा 109 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम गठित की गई, जिसने अलग अलग जगहों पर सुमित लोधी की तलाश शुरू कर दी। सुमित लोधी को मोहनपुर चाय बागान से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर वो धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले के अब आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। तो वहीं अगली खबर बागेश्वर जिले के गरुड़ विकास खंड में कांग्रेस पार्टी की BLA 2 कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन विस्तार, मतदाता संपर्क अभियान को तेज करने और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि SIR अभियान के दौरान कोई भी मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट ने कहा कि बूथ स्तर की मजबूती ही संगठन की असली ताकत है। बैठक में आगामी रणनीति और जिम्मेदारियों का भी वितरण किया गया। तो वही अगली खबर देहरादून से है, जहां गंगा दशहरे के पावन अवसर पर बीते दिन बागेश्वर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया गया। श्री लोना धारा भागीरथी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जल स्रोतों की सफाई के साथ साथ चूने का छिड़काव कर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। कार्यक्रम में गंगा दशहरा के धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित करते हुए जल संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में भागीरथी पुनर्जीवित अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता किशन सिंह मालना ने लोगों से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय लोगों को प्रसाद स्वरूप काफल फल वितरित किए गए। वहीं हरिद्वार में गंगा दशहरा के अवसर पर धर्मनगरी पूरी तरह आस्था और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। हर की पौड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। घाटों पर हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों से गूंजा पूरा वातावरण गूंज उठा। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। मंदिरों और आश्रमों में भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और पूजा पाठ का आयोजन किया गया। पावन धाम आश्रम में भी गंगा दशहरा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। पावन धाम आश्रम के महासचिव अंशुश्री कुंज ने बताया कि गंगा दशहरा के केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा का प्रतीक है, जो लोगों को धर्म और आध्यात्म से जोड़ता है। बागेश्वर के पोखरी गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि उनसे राजनीतिक संदेश भी निकलते नजर आए। एक और म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल के जरिए ढोल दमाऊ लोकगीत और हास्य प्रस्तुतियों की गंगों की संस्कृति को जीवंत करने की कोशिश हुई। वहीं दूसरी ओर कपकोट विधानसभा क्षेत्र में UKD द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ा दी है। इन आयोजनों में भीड़ तो खूब जुट रही है, लेकिन पहाड़ के असली मुद्दे पलायन, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाएं कहीं पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब लोक संस्कृति के मंच राजनीतिक संवाद का नया माध्यम बनते जा रहे हैं। इस बीच UKD की संभावित प्रत्याशी वरुण चंदोला ने कहा कि उनकी कोशिश युवाओं को जोड़कर नई राजनीति दिशा देने की है।
और मैं इस बात का हिमायती हूँ कि पहाड़ों में सब संपन्नता है, साधन संपन्न हमारा पहाड़ है, बहुत खूबसूरत है, हवा पानी सब अच्छा है। एक मानसिक हम जो गरीबी से जूझ रहे हैं तो वो तभी आएगी जब हम खुशहाल वातावरण बनाएंगे। हमारे पहाड़ के गाँव में, हर गाँव में संभावना है, ऐसे लोग हैं जो अलग अलग थीम में पहाड़ों को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं संगीत का उपासक हूँ तो मैंने म्यूजिकल विलेज की थीम में अपने गाँव को डेवलप किया। कोई IT विलेज भी गाँव डेवलप हो सकता है, कोई राइटर्स विलेज बन सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी विलेज बन सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स विलेज बन सकते हैं। अचानक मतलब बहुत सारी संभावनाएं पहाड़ों में आपको मिल सकती हैं। तो एक उदाहरण पेश करने के लिए भी किया गया है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो और युवा, जो भाई साथी सुने, वो भी अपने गाँव की तरफ संभावनाएं देखें। हम नीचे की ओर बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपने पहाड़ों की तरफ हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी लानी है। इस उद्देश्य से मैंने काम किया है। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तरकाशी जनपद की यमुना घाटी के नौगांव में नई मंडी बनकर तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। पिछले वर्ष आई बाढ़ से मंडी का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका कार्य अब लगभग पूरा कर लिया गया है। मंडी सचिव अजय डाबराल ने जानकारी दी है कि इस मंडी का उद्घाटन मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री द्वारा किया जाएगा। इस नई मंडी से यमुना घाटी के साथ साथ गंगा घाटी के किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा और परिवहन लागत से राहत मिलेगी। मंडी में 11 बड़ी दुकानें और 5 कोल्ड रूम बनाए गए हैं, जिनका आवंटन नियमानुसार किया जाएगा। उद्घाटन के बाद सभी दुकानों का वितरण मंडी समिति के निर्धारित नियमों के तहत होगा। मंडी लगभग तैयार है नौगांव उत्तरकाशी में, घाटी मंडी में। और क्योंकि पिछले साल थोड़ी आपदा के कारण से भी उसका कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको रिपेयर कर लिया गया है और कुछ थोड़ा अवस्थापना संबंधी जो कार्य हैं वो भी बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे और बहुत शीघ्र ही जो है वहाँ पे जो है मंडी सुचारू रूप से संचालन में आ जाएगी। निश्चित तौर पे हमारी यमुना घाटी के, हमारी गंगा घाटी के वहाँ के काश्तकार उससे लाभान्वित होंगे। ऐसा हमारा मंडी परिषद का विपणन बोर्ड का प्रयास है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने ईद उल अजहा के अवसर पर 28 मई को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस फैसले के बाद सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कई संस्थानों में अवकाश लागू रहेगा। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश धार्मिक सौहार्द और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया है। तो वहीं अगली खबर, बीरोखाल विकासखंड मुख्यालय में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। शिविर में 30 दिव्यांगों को विकलांग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि 165 मरीजों की स्वास्थ्य जांच और 35 लोगों की रक्त जांच भी की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज ने किया। मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में जल जीवन मिशन, सड़क निर्माण और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों गांवों को लाभ मिल रहा है। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया और स्थानीय संस्कृति की झलक पेश की। वहीं अगली जगह, देहरादून में अपराध पर सख्त कार्रवाई करते हुए दून पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला 23 मई 2026 का है, जब सहसपुर निवासी अब्दुल सलाम ने शिकायत दी। कुछ लोगों ने उनकी मोटरसाइकिल रोककर मारपीट की और जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया। इस दौरान पीड़ित से 5000 रुपए की लूट भी की गई। मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देहरादून पुलिस ने जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी राघव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की तलाश और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। वहीं अगली खबर रुड़की से है, जहां रेलवे स्टेशन से सामने आई है एक तस्वीर ने जीआरपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। तस्वीर में 2 पुलिसकर्मी एक दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर समेत रेलवे ट्रैक पार कराते दिखाई दे रहे हैं। पहली नजर में यह इंसानियत और मदद की मिसाल लगती हो, लेकिन रेलवे सुरक्षा नियमों के लिहाज से यह एक गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। रेलवे अधिनियम के तहत बिना अनुमति ट्रैक पार करना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके पुलिसकर्मियों ने ओवरब्रिज या रैंप का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे ट्रैक से दिव्यांग को पार कराया। अब इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मदद के नाम पर नियमों की अनदेखी की गई है और क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी।
वहीं चमोली के ज्योतिर्मठ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर यात्रियों और श्रद्धालुओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। चारधाम यात्रा पर पहुंचे लोगों का कहना है कि ऋषिकेश से आगे ईंधन उपलब्ध होने की बात कही जा रही है, लेकिन रुद्रप्रयाग से चमोली तक कई पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा। ईंधन की कमी के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई वाहन रास्तों में फंसने की स्थिति में है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है ताकि यात्रा प्रभावित न हो सके। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में जायका वित्त पोषित उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश के लिए व्यापक बागवानी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उन्नत बागवानी की अपार संभावनाएं और किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता तथा क्राफ्टिंग तकनीक से जोड़कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने क्लस्टर अप्रोच अपनाने, सप्लाई चेन और कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया। साथ ही योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और किसानों को निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं नैनीताल के भीमताल में आयोजित नारी सशक्तिकरण सम्मान समारोह में महिलाओं की प्रतिभा, संघर्ष और उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। आपकी उड़ान हमारा गौरव थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है और ऐसे प्रेरणादायक कार्यक्रम हर क्षेत्र में आयोजित होने चाहिए। बता दें कि समारोह में आयोजित सामाजिक कार्यकर्ताओं, भाजपा नेताओं और स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करते हैं और आज माइंड पावर इंस्टीट्यूट में पूरे नैनीताल जिले की, कुमाऊं की, भीमताल विधानसभा क्षेत्र की सभी मातृशक्ति यहाँ पर पहुँची है, तो उनको सम्मान और सम्मानित करने का यहाँ पर कार्यक्रम था। मैं माइंड पावर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक से लेकर के यहाँ के एमडी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके द्वारा हमारी माताओं को सम्मानित करने का एक सुंदर कार्यक्रम किया गया। और हम लोग भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मातृशक्ति को सम्मान देने का काम करती है। तो वही मिशन शक्ति के तहत संचालित आंगनबाड़ी सहकृष पालन योजना उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षित वातावरण, पोषण, स्वास्थ्य जांच और प्री स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशक बीएल राणा ने बताया कि प्रदेश में स्वीकृत 202 पालना केंद्रों में से 192 संचालित हो चुके हैं, जिनमें से 913 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में योजना के संचालन से कामकाजी महिलाओं की मासिक आय 7,000 से बढ़कर 10 से 12,000 रुपए तक पहुंच गई है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।